Today we will discuss about the Bar Council of India. So Bar Council of India is a statutory body जो जिसका काम क्या है, एडवोकेट्स के राइट्स प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करना और उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको देखना. सो जो हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ये इस्टेब्लिश किया गया था बाय द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961. सो इसके हम अगर हिस्ट्री देखें तो 1951 में एक कमेटी बिठाई गई थी एसआर दास के चेयरमैनशिप पे, जस्टिस एसआर दास के चेयरमैनशिप पे. तो उस कमेटी का मैंडेट ये था कि बार काउंसिल के इशू पे आपको देखना है कि बार काउंसिल आखिर बनाई जानी चाहिए या नहीं बनाई जानी चाहिए. तो क्या होता है, ये जो एसआर दास कमेटी थी इसने ये रिकमेंड किया कि एक ऑल ओवर इंडिया एक बॉडी होनी चाहिए दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो लीगल प्रोफेशन और एडवोकेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उन सबको देखेंगी. फिर इंटरेस्टिंगली 1958 में जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया था उसने अपनी 14th रिपोर्ट में क्या कहा, डिक्टो वही कहा जो एसआर दास कमेटी ने कहा था. उसने भी वही रिकमेंडेशन दी कि ऑल ओवर इंडिया एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और एसआर दास कमेटी ने भी यही कहा था कि एक ऑल ओवर बार काउंसिल ऑफ इंडिया होना चाहिए और स्टेट्स में स्टेट बार काउंसिल होना चाहिए. तो फिर क्या होता है, 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवोकेट्स एक्ट 1961 पास करती है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल्स बन जाती हैं. अब कंपोजिशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कंपोजिशन कुछ इस प्रकार है कि जो स्टेट बार काउंसिल है एट प्रेजेंट देयर आर 24 स्टेट बार काउंसिल. तो हर स्टेट बार काउंसिल में से एक मेंबर जो उनमें से ही इलेक्ट होगा, वो 24 मेंबर वो होंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर. साथ में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, दे आर द एक्स ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ दिस काउंसिल. ठीक है. अब जो चेयरमैन होगा और जो वाइस चेयरपर्सन होगा वो जो है वो इनमें से ही अपॉइंट हो जाएगा. ये जो मेंबर्स हैं इनमें से ही दो लोग जो हैं वो एक चेयरपर्सन एक वाइस चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट हो जाएंगे. अब जो टर्म है, टेन्योर है ऑफ चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन, दोनों का टेन्योर 2 years का है. ठीक है. और बाकी मेंबर्स का जो टेन्योर है वो कितना है, जितना स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स का है ना. मतलब जो लोग उन्हें इलेक्ट कर रहे हैं उनका जितना टेन्योर है उतना ही इन लोगों का टेन्योर है, एक्सेप्ट द अटॉर्नी जनरल. मतलब जो लोग स्टेट बार काउंसिल से आए हैं उनका टेन्योर उतना ही होगा जितना स्टेट बार काउंसिल का है ना. जो वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन है उनका 2 years का टेन्योर होगा. और अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. तो अगर वो अटॉर्नी जनरल की पोस्ट से हट गए तो वो इसके मेंबर नहीं रहे, अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पे आ गए तो वो ऑटोमेटिकली इसके मेंबर बन जाएंगे, है ना. तो ये जो है वो इसका कंपोजिशन. अब फंक्शंस क्या है कि जो हमारा लीगल प्रोफेशन है उसके इश्यूज को देखना, एडवोकेट्स की इटिक को देखना, है ना. एक पर्टिकुलर रोल तैयार करना कि जितने कौन कौन से एडवोकेट हैं, कौन से सीनियर एडवोकेट हैं, कौन से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, कौन से अदर एडवोकेट हैं, वो पूरा बताना, है ना. और क्या काम है इसका कि जो हमारा स्टेट बार काउंसिल है उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखना, है ना. जो हमारा क्या है लॉ का जो लीगल प्रोसीजर है उसमें कुछ रेमेडीज कुछ बदलाव सजेस्ट करना. तो ये सब जो है वो किसका काम है, अपने फंड्स को इन्वेस्ट करने की जो क्षमता है, पावर है उसके पास, वो खुद के पास है ना. अपने जो मेंबर्स हैं चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन उनके इलेक्शंस को रेगुलेट करने की पावर है इसके पास. और जो मैंने अभी फंक्शंस बताए सारे उनको करने के लिए वो जो काम कर सकती है वो काम उसके पास है, उसके पास पावर है. ठीक है. अब जो हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो इंटरनेशनल बार काउंसिल या इंटरनेशनल लीगल एड काउंसिल की भी मेंबर बन सकती है. ठीक है. अब हम बात करते हैं स्टेट बार काउंसिल की. तो स्टेट बार काउंसिल क्या है, हर स्टेट में एक स्टेट बार काउंसिल होती है ना. और जो हमारा गवर्नमेंट है वो 2 स्टेट के लिए एक कॉमन या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी एक कॉमन बार काउंसिल रख सकती है. एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी का भी एक कॉमन बार काउंसिल हो सकता है. ठीक है. तो एट प्रेजेंट देयर आर 24 मैंने बताया जैसे स्टेट बार काउंसिल्स हैं. ठीक है. अब कंपोजिशन क्या है, तो उसमें तो ये क्या था कि स्टेट बार काउंसिल में से हर एक मेंबर आएगा. इसका कंपोजिशन क्या है कि जितने भी एडवोकेट्स हैं जितने भी एडवोकेट्स हैं उनका इलेक्टोरेट बनेगा
और वो जो है लोगों को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर वो इलेक्टोरेट 5,000 लोगों तक का है तो 15 मेंबर होंगे, अगर 5 से 10,000 का है तो कितने होंगे, तो 20 मेंबर होंगे, और 10,000 से अगर ज़्यादा का है तो 25 मेंबर होंगे, ठीक है। अब जो हमारा एडवोकेट जनरल होता है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन दे होल्ड ऑफिस फॉर 2 years, और जो स्टेट बार काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो ऑफिस कितना होल्ड करते हैं, 5 years, टर्म ऑफ 5 years, एक्सेप्ट द एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो है वो प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करता है ऑफ गवर्नर, ठीक है। अब फंक्शंस क्या है इसके, वही फंक्शंस हैं कि जो हमारा रिकॉर्ड है, जो इलेक्टोरल जो हमारे एडवोकेट्स का रोल है उसे प्रिपेयर करना, मेंटेन करना, अपने इलेक्शंस को देखना, अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना, है ना, क्या करना, लीगल एथिक के बारे में बताना, लीगल प्रोफेशन के बारे में एग्जामिन करना, रिव्यू करना, वो सब काम जो है वो इसके हैं। अब ये जो हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया है और जो स्टेट बार काउंसिल है, ये अपना पैसा कहाँ खर्च करेंगे, तो जो हमारे क्या है, डिसेबल्ड हैं, है ना, इंडिजेंट जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनमें अपने पैसे लगाएंगे, फ्री मतलब लीगल एड देंगे ये, है ना, और लीगल एड या एडवाइस देंगे, और लॉ लाइब्रेरीज को स्टैब्लिश करके ये पैसे जो है वो अपने यूज़ करते हैं। अब इन्हें क्या है, ग्रांट्स मिलती हैं, है ना, जो जो डोनेशंस मिलती हैं, और साथ में अगर गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा बहुत इन्हें पैसा दे भी देती है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडवोकेट्स। अब एडवोकेट्स कितने प्रकार के होते हैं, सो 1961 में जो एडवोकेट एक्ट था उसमें 2 प्रकार के एडवोकेट बताए थे, एक सीनियर एडवोकेट और एक अदर एडवोकेट्स। सीनियर एडवोकेट्स वो एडवोकेट्स होते हैं जो क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है वो अपनी केसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो दूसरे एडवोकेट्स जो जिनके पास ये पावर नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट में जाने की पावर नहीं होती है। अब एडवोकेट एक्ट में जो हमारे जो सीनियर एडवोकेट है इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन ये है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, अगर उनको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति काबिल है, एमिनेंट है ना, तो इसके पास मतलब एक्सपीरियंस है, तो वो क्या कर सकते हैं, अब उस व्यक्ति को सीनियर एडवोकेट के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। अब सीनियर एडवोकेट, अब जो हमारा 2013 में सुप्रीम कोर्ट रेगुलेशंस बने हैं उसके अकॉर्डिंग 3 प्रकार के एडवोकेट हैं, एक सीनियर एडवोकेट, एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, और एक है हमारे पास अदर एडवोकेट्स। तो सीनियर एडवोकेट में इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, वही क्वालिफिकेशन कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि व्यक्ति एमिनेंट है ना, एमिनेंट है, एबिलिटी है उसके अंदर, एक्सपीरियंस है, तो वो इस स्थिति में उसे अपॉइंट कर सकते हैं। और एक जो हमारी शर्त है, मतलब एक क्वालिफिकेशन और है, और नहीं है, मतलब एक ऐसे है कि हाई कोर्ट का जो हमारा चीफ जस्टिस है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, मतलब जो काम कर चुका है, या फिर कोई दूसरा जज जो है हाई कोर्ट का, वो उसके पास क्वालिफिकेशंस हो ना हो, वो अपने आप जो है वो इसका सीनियर एडवोकेट का दर्जा रखता है, ठीक है। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो था ना 1950s में, जैसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड स्टार्टिंग से, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा ब्रिटिशर्स ने चलाया थी ये परंपरा, तो इनका नाम एजेंट्स था, एजेंट्स, है ना। फिर क्या होता है 1954 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इस प्रोसीजर को, इस नाम को अमेंड करता है और एजेंट्स का नाम बदल के क्या रखता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नाम रखता है। क्वालिफिकेशंस क्या थी कि 7 years का उनके पास एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो अब तक एजेंट्स सब चल रहे थे वो भी इसके मेंबर होंगे अभी, ठीक है। फिर 1958 में एक और अमेंडमेंट होता है। अब 7 years का एक्सपीरियंस तो कोई भी रख सकता है ना, अब वो प्रैक्टिस करे ना करे, तो एडवोकेट इन रिकॉर्ड के पास स्किल्स कितनी है ना, तो उसको जांच करने के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होने लगा तब से, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, जो रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है ना, एग्जामिनेशन कमेटी से क्या करके, कंसल्टेशन करके ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। अब इस एग्ज़ाम की क्राइटेरियाज, क्वालिफिकेशंस क्या है कि वो व्यक्ति जो है वो 4 years से, अगर वो प्रैक्टिस मतलब एडवोकेट रजिस्टर्ड है, और उसने ऐसा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जिसको 10 years का एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड एक्सपीरियंस है, उस व्यक्ति से 1 साल की ट्रेनिंग ली हो, है ना, 4 साल का उसके पास एडवोकेट का एक्सपीरियंस, और उसके बाद
एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिसको 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में, वो उसे 1 साल की ट्रेनिंग दे, उसके बाद वो व्यक्ति एलिजिबल होता है इस एग्जाम के लिए, और अगर वो उसे क्वालिफाई कर जाता है तो वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन सकता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इज द ओनली व्यक्ति होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। इवन जो हमारे सीनियर एडवोकेट होते हैं ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केसेस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। अब अदर एडवोकेट्स की बात करते हैं, तो अदर एडवोकेट्स में वो एडवोकेट्स आते हैं जो सिंपल, जो हमारे स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, वो एडवोकेट्स होते हैं, और वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, अनलेस अगर जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वो स्पेशली उन्हें बुलाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें परमिशन दे देता है, ठीक है। सो दिस वाज टाइप्स ऑफ एडवोकेट्स। अब टोटल इंडिया में 24 बार काउंसिल्स हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि 2 स्टेट्स की भी एक बार काउंसिल हो सकती है, तो पंजाब एंड हरियाणा की एक बार काउंसिल है, हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, है ना, नागालैंड हो गया, और मिजोरम हो गया, और सिक्किम हो गया। ये जो 5 स्टेट्स हैं इनकी एक अलग है। नोट करने वाली बात क्या है, मणिपुर की एक अलग बार काउंसिल है और त्रिपुरा की एक अलग बार काउंसिल है, ठीक है। और उसके बाद जो है गोवा जो है हमारा, उसकी अलग काउंसिल, उसकी गोवा जो है हमारा महाराष्ट्र के साथ उसकी बार काउंसिल है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की एक अलग बार काउंसिल है, और दिल्ली की एक अलग बार काउंसिल है। तो दे आर इन टोटल 24 बार काउंसिल, और दूसरे स्टेट्स की एक सेपरेट हर एक बार काउंसिल है। थैंक यू।